जय हिंद दोस्तों। आज बोर्ड अचीवर का सेकंड लेक्चर है, यानी फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने ये चीज देखा था कि चार्ज क्या होता है और प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज क्या होता है और मेथड ऑफ ए चार्जिंग क्या है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। अगर आपको कूलम्ब्स लॉ नहीं आता है या फिर आप फर्स्ट टाइम कूलम्ब्स लॉ देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट में पढ़ाने वाला हूं कूलम्ब्स लॉ, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कूलम्ब्स लॉ का डिफिनीशन, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला और कूलम्ब्स लॉ को बोर्ड में कैसे लिखना है ये चीज बताऊंगा और उसके ऊपर प्यारा प्यारा सा न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। मैं वादा करता हूं कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप कैपेबल होगे किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए, और आपका जो बोर्ड है ना, बोर्ड में अगर इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स का लॉ, कूलम्ब सेज दैट Coulomb says that force between the two charges, electrostatic force या electrostatics force between two charges, electrostatic force between two charges is directly proportional to directly proportional to the product of two charges and inversely square of distance between two charges. Between two charges है ना, distance square of distance between two charges and force is acting along the line joining two charges. अब इसमें क्या है, इसको देखिए क्या मैंने लिखा, कूलम्ब्स का लॉ, कूलम्ब्स says that electrostatic force between two charges is directly proportional to the product of two charges and inversely square of distance between two charges and force acting along the line joining two charges। यानी कहने का मतलब है कि जो कूलम्ब्स लॉ, उनका ये चीज कहना था कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, है ना, दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है या फिर उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वो जो होता है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, उन दोनों के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो दो फोर्स लगते हैं ना, वो हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के लाइन ज्वाइनिंग में लगते हैं। तो ये चीज था। अब इस चीज को कैसे देखते हैं, देखिए सबसे पहली बात है कि अगर हम इस चीज को समझें तो मैं क्या कर सकता हूं कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक चार्ज है जिसको बोल रहे हैं Q1, है ना, और लेट से सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है जिसको हम लोग बोल रहे हैं Q2। तो ये Q1 है, ये Q2 है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम R। Q1 क्या है, एक कोई चार्ज है, Q2 क्या है, वो भी कोई चार्ज है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम लोग R। तो
कूलम्स के अकॉर्डिंग क्या था, तो कूलम्स जो बोले थे कि जो फोर्स होता है इन दोनों के बीच में वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब ये होता है Q1 इंटू Q2, और जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल माने 1/r, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस मतलब क्या, r का स्क्वायर हो गया। तो ये उनका कहना था, बट हमें ये चीज दिख रहा है कि ये जो चीज है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो चीज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमें क्या करना है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाना है तो हम एक कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, यानी हमेशा हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं। तो देखिए उस कांस्टेंट का क्या है, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि ये कैसे होगा। तो यहां से ये है कि फोर्स इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा देते हैं तो हम एक के को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब के क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। अभी यहां पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। तो यहां पे क्या होगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का होल स्क्वायर, नहीं R का स्क्वायर है ना, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा। अब हमें ये चीज क्या है, ये क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यानी जितना इसके ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो बेसिकली F क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, Q1 क्या है, फर्स्ट वेक्टर का फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है, और Q2 क्या है, सेकंड चार्ज का मैग्नीट्यूड है, और R क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब यहां पे अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें, क्योंकि हमको Q दिख रहा है, Q1 दिख रहा है, R दिख रहा है, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग K नहीं दिख रहा है, इसको हम इसको लिख सकते हैं। K जो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो K जो होता है हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। अब ये चीज हमको समझ में आ गया कि ये है, लेकिन इसमें हम लोग अगर ये चीज देखें, ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास इसको बोलेंगे स्केलर फॉर्म। तो ये जो हमारे पास आया है इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर फॉर्म। क्यों स्केलर फॉर्म है, क्योंकि सिर्फ हमें इसमें मैग्नीट्यूड दिख रहा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि इट इज ए स्केलर फॉर्म। ये हमारे पास क्या है, स्केलर फॉर्म है। अब ये स्केलर फॉर्म है, अगर हमें इसको क्या करना, वेक्टर फॉर्म में बनाना है, तो वेक्टर फॉर्म को हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर। स्केलर वो एक ऐसी चीज होता है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से इंटरेस्टेड होते हैं। तो हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से इंटरेस्टेड रखना है। देखिए मैग्नीट्यूड तो आपके सामने आ गया है, अब हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो हमें ये चीज वेक्टर में, ये चीज हम लोग पढ़े थे कि किसी भी चीज के डायरेक्शन के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को यूज करने के लिए हम लोग वहां पे यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर को। तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट वेक्टर मिल जाता है। अब हम लोग क्या लिख रहे हैं उस चीज को देखो कि कोई ऐसा जो फोर्स है, फोर्स अब इन वेक्टर फॉर्म, तो जब भी हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें यह चीज मेंशन करना पड़ेगा कि आप किसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, यानी कौन सा चार्ज किस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, या फिर किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, कौन सा चार्ज किस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है या किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो हम लोग ये चीज कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स लगा रहा है, Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स लगा रहा है। अब देखिए जो Q1 है Q2 पे फोर्स लगा रहा है। अब हमें ये चीज पता है कि ये भी पॉजिटिव, अब ये भी पॉजिटिव, हम दोनों पॉजिटिव लिए हैं, तो जब भी सेम साइन होता है तो क्या होता है, रिपल होता है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो चीज है ये इसको क्या करेगा, रिपल कर देगा। अब रिपल करने का मतलब क्या होता है कि उसको बाहर ढकेलेगा। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि Q1 जो फोर्स है वो Q2 पे फोर्स लगाएगा, तो वो कैसे लगाएगा, तो इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो हम ये चीज बोल सकते हैं क्या कि फोर्स जो होगा वो किस पे लगेगा, 2 पे लगाएगा, कौन, 1 है ना। तो ये हमारे पास क्या है, Q1 पे Q2 पे फोर्स लगा रहा, Q1 फोर्स लगा रहा। तो उसी तरह यहां से भी तो हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं कि यहां पे जो देखेंगे वो क्या है कि Q1 पे फोर्स लग रहा, Q2 फोर्स लगा रहा। तो ऐसे क्या होगा कि दो चार्जेस बाहर की तरफ भागेंगे, यानी दो चार्जेस से क्या होगा, बाहर की तरफ भागेंगे। लेकिन अगर सपोज मान ली यही चीज अगर एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो दोनों क्या होता है, अंदर की तरफ, यानी दो तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है ना। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसका रिपल्सन वाला केस देख रहे हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं, देखिए कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू द 1, यानी अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दो दूसरे
चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हैं फर्स्ट चार्ज के कारण। मैं क्या बोल रहा हूं कि दूसरे चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हैं फर्स्ट चार्ज के कारण। दूसरे चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हैं फर्स्ट के चार्ज के कारण, उसको कैसे लिखेंगे? तो हमारे पास क्या है कि हम पहले मैग्नीट्यूड का बात कर लेंगे, 2 1 इन, उसके बाद से क्या होगा एक प्रकार का यूनिट वेक्टर। अब ये पीस मैग्नीट्यूड, अब हमें ये चीज पता है कि मैग्नीट्यूड तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमें कौन देता है? तो मैग्नीट्यूड हमें कूलम्ब लॉ देता है। अब हमें डायरेक्शन चाहिए, तो अब डायरेक्शन यहाँ पे देखिए, ये वाली क्या है? ये है हमारा डायरेक्शन। अब हम एक चीज देख रहे हैं कि जो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है वही किसका डायरेक्शन है? फोर्स का, क्योंकि फोर्स क्या लगता है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अब देखिए मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लो ये ऐसे लाइन हमने यहाँ पे खींचा, अब जैसे यहाँ पे लाइन खींचा तो मैं क्या लिख रहा हूं उस चीज को ध्यान दीजिए कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी अगर हम 1 पे बैठ जाए तो 2 को देखेंगे तो यही पोजीशन दिखेगा। मान लो हम यहाँ बैठे हैं, हम उसको देख रहे हैं, अगर हम यहाँ बैठ के उसको देख रहे हैं यानी हम क्या कर रहे हैं? उसके तरफ देख रहे हैं, तो हमारा नजर क्या है? इस डायरेक्शन में। तो ये वाली जो चीज है वो क्या है? पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो जो पोजीशन डायरेक्शन का है, यानी जो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन है। इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, है ना। अब क्या है? मैग्नीट्यूड हमें पता है, सिर्फ क्या ले आना? यूनिट वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड कौन देगा? कूलम्ब लॉ। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है उस चीज को देखिए। तो यूनिट वेक्टर, कोई सा भी यूनिट वेक्टर होता है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। यूनिट का मैग्नीट्यूड कितना? 1। तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि वेक्टर कौन सा है, यहाँ पे देखेंगे तो आर हमारे पास क्या है? वेक्टर। तो यहां से हम लोग ये चीज बोलते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय 1, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो इसको हम यहां पे रख देंगे, इसको हम यहां पे रख देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? कंप्लीट फोर्स। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू द 1। तो ये क्या है यहाँ पे? तो ये हमारा मैग्नीट्यूड होगा, वो कितना होगा? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का होल स्क्वायर इन टू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का अगर हम लोग बात करें तो हम इसी चीज को यहां रख देंगे, तो यहां हमारे पास क्या होगा? Q2 बाई Q1 डिवाइडेड बाई 2 1 यहां से। अब यहां पे देखिए Q2 Q1 जो है वो किसके बराबर है? R के बराबर। तो हम यहां से ये चीज लिख सकते हैं क्या? K Q1 Q2, और यहां पे क्या होगा? पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू 1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ क्या? क्यूब, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये वाला इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? एक और बढ़ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? क्यूब। तो यहां से हम लोग ये चीज देख रहे हैं, ये चीज हमारे पास आ गया। तो ये चीज हमारे पास आ गया। तो यहां से हमको ये चीज पता चलता है कि दो वेक्टर के जब भी दो कूलम्ब लॉ लगाते हैं तो एक स्केलर फॉर्म होता है, एक वेक्टर फॉर्म होता है। स्केलर फॉर्म जो होता है, जो क्या होता है? जो कूलम्ब लॉ में दे रखा है। लेकिन अगर हमको वेक्टर फॉर्म लगाना होगा तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर को हमको क्या करना पड़ेगा? इस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना पड़ा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा? कंप्लीट वेक्टर आ जाएगा। ये चीज हो गया। लेकिन अगर सपोज मान ले इसी चीज में अगर आपसे ये बोले कि पोजीशन ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू द 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू द 2 लगेगा तो क्या होगा? वो चीज देख लेते हैं। तो देखिए कि सपोज मान लेते हैं वो कैसे निकालेंगे। तो ये हमारे पास कितना है? Q1, और ये हमारे पास कितना है? Q2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इन दोनों को अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं लिखना चाहूंगा पोजीशन वेक्टर। तो अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है उस चीज को देखिए। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? हम क्या निकाल रहे हैं कि 1 के ऊपर फोर्स निकाले 2 के कारण। तो ये वाला क्या है? ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू द 2, क्योंकि ये क्या है? दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव होगा इसका मतलब दोनों क्या कर रहे हैं? रिपल्सन कर रहे हैं, तो इसके ऊपर इधर फोर्स लग जाएगा। अब हम क्या बोल रहे हैं उस चीज को देखिए कि इसके डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन क्या है? फोर्स ऑन 1 2 ड्यू टू 2। तो अगर मैं फोर्स निकालना चाहूंगा कि 1 ड्यू टू द 2, इसमें क्या होगा कि इसके तो एक फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 ड्यू टू द 2, इसके साथ क्या लगा देंगे? एक यूनिट वेक्टर। अब जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा? तो हम क्या कर रहे हैं कि 2 पे बैठ के एक को देख रहे हैं, यानी अगर हम यहां से बैठ के उसको देखेंगे तो ये वाला मेरा डायरेक्शन क्या है? यही डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है। अच्छा, जो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन है। इसका मतलब ये है कि पोजीशन वेक्टर में से यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो ये हमारा काम बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा 1
विथ रिस्पेक्ट टू 2, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बस इसका मैग्नीट्यूड रखेंगे। तो मैग्नीट्यूड कहां से रखेंगे, ये हमारा हो जाएगा k q1 q2 डिवाइडेड बाय r का होल स्क्वायर। उसके साथ क्या रखेंगे, यूनिट वेक्टर। हमको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर बेसिकली होता है कोई सा भी वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, कोई सा भी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे कितना होगा, 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये होगा 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। इसी चीज को यहां रख देंगे। तो यहां से अगर हम लोग रखेंगे तो क्या होगा, 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 डिवाइडेड बाय 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। अब यहां पे ये चीज देखिए कि ये वाली जो चीज है, ये स्क्वायर है और ये r है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या होगा, k q1 q2 डिवाइडेड बाय ये कितना होगा, r का क्यूब, है ना। या फिर इसको ऐसे बना लेते हैं, r का क्यूब। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा आपका 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो यहां से ये चीज आ गया, है ना। तो ये चीज हमारा है कि अगर हमें तो मैग्नीट्यूड पता है, लेकिन जो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन ये तो आपको क्या है, एक तरह से बताया गया है कूलम्ब्स का लॉ। लेकिन हम ये चीज देखते हैं कि एनसीईआरटी में इसी चीज को थोड़ा अलग तरह से दे रखा है ना। अब जो हमारा बोर्ड में आता है, बोर्ड में जो बेसिकली एनसीईआरटी को ही ज्यादा फॉलो करता है, यानी अगर आप एनसीईआरटी से ज्यादा चीजों को पढ़ के जाते हो, ये जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको ज्यादा फॉलो करते हो, तो आपको नंबर ज्यादा आता है, क्योंकि ये बोर्ड का मामला है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी में दिया है ना, हम उसी चीज को भी एक बार ड्राइव कर लेते हैं आपके सामने, ताकि अगर आपके सामने अगर ऐसा आए कि आप कूलम्ब्स लॉ को ड्राइव करो या कूलम्ब्स लॉ को बताओ, तो उसके लिए क्या करना है, ये स्टेटमेंट तो सबके लिए है, तो ये स्टेटमेंट लिख लेना, और जो मैं बताऊंगा उसको आपको क्या करना है, उसके नीचे लिख लेना है। तो पहले वो चीज देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दे रखा है। तो देखिए, इससे भी हो जाएगा, अगर आप बोर्ड में इसको भी लिखते हैं तब भी हो जाएगा। लेकिन हम ये चीज देखते हैं कि एनसीईआरटी को अगर ज्यादा फॉलो करता है बोर्ड में, तो हमारा यह मानना है कि आप लोगों को भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करना चाहिए, है ना। क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सी जगह मिस भी है। मैंने कहने का मतलब यह है कि बहुत सी जगह अच्छा भी है, लेकिन बहुत सी जगह मिस भी लगता है। तो अब क्या कहना, वो तो बहुत बड़े लोग लिख के रखे हैं, तो फिर उस पर ज्यादा कमेंट करना भी सही नहीं लगता है ना। लेकिन बहुत जगह मिस भी है, उन्होंने उसका समझ में भी नहीं आता लॉजिक कि क्या है। पर फिलहाल देखते हैं इन एनसीईआरटी एनसीईआरटी में क्या दे रखा है। देखिए, एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, उनका कहना यह है कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक ओरिजिन को कंसिडर कर लिया। ओरिजिन क्या है, ओरिजिन एक ऐसी चीज है कि जहां से हम लोग किसी भी पार्टिकल या किसी भी चार्ज के या किसी भी चीज का हम लोग क्या कर सकते हैं, पोजीशन को नाप सकते हैं, यानी मेजर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग मानते हैं 0,0 और इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ओरिजिन, ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, यानी ये है एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। अब क्या है, उस चीज को देखिए कि हम क्या करते हैं कि सपोज मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज मान लेते हैं और यहाँ पे एक चार्ज मान लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं Q1 और इसको हम लोग लिख लेते हैं Q2, यानी कि ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। इस प्लेन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं Q1 का, एक पॉइंट मान लेते हैं Q2 का। अच्छा, ये प्लेन है, हो सकता है ये 3D भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अगर 3D में देगा तो x1 x2 और z1 दे देगा, है ना। फिर अगर दूसरा पॉइंट को बोलेंगे तो वो देगा कितना, x2 y2 और z2, है ना, ऐसे दे सकता है। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर जो है हमारा, उसको हम यहां से इसको मिला देते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे r1। r1 क्या है, r1 इज द पोजीशन ऑफ q1 चार्ज, r1 इज द पोजीशन ऑफ q1 चार्ज, कहां से, फ्रॉम द ओरिजिन से। और फिर यहां से इस चीज को देखते हैं कि ये क्या है, Q2। तो यहां से देखेंगे जो Q2 है वो क्या है, पोजीशन ऑफ सेकेंड चार्ज फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन हम ये चीज देखते हैं
कि हमें क्या बेसिकली दिखता है कि हमें ये चीज दिखता है कूलम्स के लॉ कि दो चार्जेस का प्रोडक्ट है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो अब दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस तो यही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आर लिख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको आर। तो लेट से सपोज मान लेते हैं इसको आर, ये हो गया आर। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ, अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ, तो मैं बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ, है ना। ट्रायंगल लॉ के हिसाब से क्या है, हमको ये चीज पता है कि अगर दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, दो वेक्टर को ऐड, तो अगर दो वेक्टर को आप ऐड करोगे तो आपको क्या करना कि फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा, तो फर्स्ट वेक्टर हम इसको माने हैं, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, R1 प्लस R, इसको जोड़ रहे हैं। तो रिजल्टेंट क्या आता है, तो रिजल्टेंट जो होता है इस ट्रायंगल का थर्ड पार्ट आता है। तो इस ट्रायंगल का थर्ड पार्ट कौन है, ये। तो जो थर्ड आता है ना, उसमें क्या देखते हैं कि वो टेल से टेल और हेड नहीं, हेड से हेड और टेल से टेल क्या होता है, ज्वाइन होता है। तो उसी चीज को हम लोग यहां लिखते हैं कि हमारे पास क्या है कि R1 प्लस में R विच इज इक्वल टू R2। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, R2 इज इक्वल नहीं, तो यहां से अगर हम R निकालना चाहें तो R इज इक्वल टू, यहां से निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1। ये हमारे पास कितना हो गया, R का वैल्यू हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, R1 का वैल्यू हो गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं क्या, कूलम्स लॉ। तो सबसे पहली बात है कूलम्स लॉ यहाँ हम वेक्टर फॉर्म में लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वेक्टर फॉर्म में। तो जो कूलम्स लॉ है, अब मैं ये चीज देख रहा हूं कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू द वन, क्योंकि जब भी हम लोग इस चीज को यूज करेंगे वेक्टर फॉर्म में तो हमको बताना पड़ेगा कि किसके ऊपर फोर्स लग रहा है और कौन लगा रहा है। तो यहां पे है देखिए, तो हमें ये चीज पता है कि किसी भी फोर्स में क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। तो हम लोग ये चीज देखते हैं कि मैग्नीट्यूड को अलग निकाल लेंगे और डायरेक्शन को अलग निकाल लेंगे। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए कूलम्स लॉ क्या बोलता है, मैग्नीट्यूड के लिए कूलम्स लॉ ये जो बोलता है कि दो फोर्सेस, जो दो चार्जेस हैं उनके प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा, उनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होगा डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो उसी चीज को यहां लगाएंगे। तो दो चार्जेस का पहले क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो Q1 Q2 दो चार्ज का प्रोडक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, दो चार्जेस का स्क्वायर होगा। अब ये क्या है, Q1 ये है Q2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। साथ में हमें क्या लगाना है, यूनिट वेक्टर। अब ये जो यूनिट वेक्टर है इस चीज को मैं लगाऊंगा। अब यहां से R जो लगाते हैं वो क्या होता है, उस चीज को देखिए। R हम लगाते हैं, ये वाला मेरा R हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को, अब R को तो नहीं लिखेंगे क्योंकि R हम दे नहीं रखा है, हमें क्या देखा है, R1 R2। तो हम R को रिप्लेस कर देंगे किससे, R2 और R1 से। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे K Q1 Q2, R के जगह पे हम लोग लिखेंगे R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई, ये क्या होगा, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म। अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करेंगे, इसका मॉड लगा देंगे। तो वो कितना होगा, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो इसको यूनिट वेक्टर को हम लोग किससे रिप्लेस, हाँ R हमारे पास, लेकिन ये क्या आ जाए, वेक्टर नहीं, सॉरी यूनिट वेक्टर हमको लगाना है, सॉरी। तो हमें क्या लगाना है, यूनिट वेक्टर। अब हमें क्या लगाना है, यूनिट वेक्टर। लेकिन ये हमारे पास क्या है, वेक्टर है, अब हमें यूनिट वेक्टर लगाना है। तो हमें ये चीज सिंपल सा पता है कि कोई सा भी यूनिट वेक्टर कितना होता है, तो कोई सा भी जो यूनिट वेक्टर होता है वो पूरा वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड। तो यहां पे देखेंगे हमारे पास जो वेक्टर कौन है, ये है, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो होगा हमारा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय इसका मॉड, है ना, मॉड हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो गया, R। अब ये चीज हमें देखिए क्या बोल रहा है। तो अगर हम क्या करेंगे कि इस R के जगह पे इसको रिप्लेस कर देंगे, तो कर देते हैं रिप्लेस। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू द वन विच इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, ये हमें तो दे ही रखा है, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर इनटू, अब यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के जगह पर हम किसको रिप्लेस कर देंगे, इसको। तो यहां से हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर दिए, डिवाइडेड बाई
है ना, इसको रिप्लेस कर दें। अब क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू द 1, यहां से देखेंगे ये स्क्वायर है और ये क्या है, वेक्टर, ये स्क्वायर है और ये क्या है, आर है, तो इन दोनों को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इसका स्क्वायर और इसका 1 दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, क्यूब। तो 2 माइनस में 1 का क्यूब, वो कितना होगा, k q1 q2 और साथ में कितना होगा, r2 माइनस r1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल आ गया। तो एनसीईआरटी में ना कुछ हमको इस तरह से दे रखा है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, कूलम्स लॉ। लेकिन कूलम्स लॉ जो होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होता है जो हमें बोर्ड में लिखना पड़ता है। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उस चीज को देखिए। सबसे पहली बात है कि जब कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट हम लिखाते थे तो सबसे नीचे हमने एक पॉइंट लिखा था कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू फोर्सेस, यानी दो जो फोर्स होता है हमेशा क्या करता है, दो चार्जेस के बीच के लाइन ज्वाइनिंग के मिलता है। तो सबसे पहला हम लोग ये चीज लिखेंगे कि हमेशा जो, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे जो फोर्स होता है इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग में लगता है। तो लिखेंगे सबसे पहले प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज नहीं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, है ना, क्या प्रॉपर्टीज होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कूलम्स लॉ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कूलम्स का लॉ, ये हमारे पास आ गया। अब मैं क्या बोला उस चीज को देखिए। देखिए फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो कूलम्स लॉ होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब समझ में आ रहा है कि क्या, पॉइंट के लिए ये होता है, मतलब कि छोटे छोटे जो चार्ज होते हैं उनके लिए, कोई बड़े से ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता है। तो यहां से पहला पॉइंट हम लिखेंगे कूलम्स का लॉ ओनली applicable Coulomb's law only applicable for point object, not for object। ये किसका होगा, पॉइंट के लिए होगा, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये छोटा सा चार्ज है और यहाँ पे देखेंगे ये भी हमारे पास क्या है, छोटा सा चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में जो होगा वो अप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर सपोज मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक चार्ज बॉडी है, मान लेते हैं Q1, और यहाँ पे एक हमारे पास चार्ज बॉडी है जिसको बोलते हैं Q2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट से सपोज मान आ रहे हैं, यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ यहाँ अप्लीकेबल है। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे ये आता है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, हमेशा दो चार्जेस के बीच में यानी एलोंग लगता है। तो मैं लिखूंगा दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास कि यहाँ पे होगा फोर्स एक्टिंग between two charges is force acting between two charges along the line joining to center। force acting between two charges along line joining टू चार्ज, है ना, दोनों चार्ज के बीच का जो लाइन ज्वाइनिंग होता है उसमें लगता है। इसको मिटाते हैं और हम वो चीज देखते हैं। तो अब ये कैसे लगता है उस चीज को देखिए। वो क्या है, सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है। सबसे पहली बात है कि जो कूलम्स लॉ होता है वो किसके लिए अप्लीकेबल है, तो वो जो अप्लीकेबल है सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए अप्लीकेबल है और किसी के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो ये Q1 है, ये कितना है, Q2 है।
अब मैं क्या कि ये जो Q1 है हमेशा क्या करता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है। अगर सपोज मान लो ये प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों क्या करेगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू द वन, वो लगाएगा, क्या होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो ये जो लाइन है इसी लाइन के अलोंग में ही क्या लगता है, फोर्स लगता है। अब जैसे सपोज मान लेते हैं कि ये हमें लगा रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू द टू, तो ये हमें क्या कर रहा है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग को ही लग रहा है। यानी कि ये वाली जो फोर्स है उसको ऐसे नहीं लगा सकता, ऐसे नहीं लगेगा, जब भी लगेगा तो लाइन ज्वाइनिंग दोनों लाइन में ही लगेगा। अच्छा, दोनों लाइन में लगेगा, यानी ये इसको इधर, ये इसको इधर। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अच्छा, थर्ड पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, तो थर्ड पॉइंट में ये चीज बोलता है कि ये जो है इसमें क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है। अब न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है कि दोनों के ऊपर जो फोर्स लगता है, दोनों के ऊपर जो फोर्स लगता है कि तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का सेम होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। अब देखिए कैसे, कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि किसी एक पे भी जो फोर्स होता है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज होता है। तो फोर्स में दोनों का प्रोडक्ट आ गया। अब ये बड़ा हो या ये बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मल्टीपल चाहिए, है ना। और डिस्टेंस चाहिए तो दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। इसलिए क्या होता है कि दोनों पे जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन थर्ड लॉ के हिसाब से ये बोलता है कि इक्वल भी होता है और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब अपोजिट डायरेक्शन में कैसे होता है देखिए, तो यहां से हम लोग ये चीज देखेंगे। पहली बात कि न्यूटन थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल। न्यूटन थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अब एप्लीकेबल का कैसे हो गया देखिए, अगर सपोज मान लेते ये हमारे पास क्या है Q1 और यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास कितना है Q2, तो ये वाला जो फोर्स होगा वो इसको ऐसे लगाएगा और ये वाला जो होगा वो इसको ऐसे लगाएगा। तो ये वाला इसको ऐसे और ये वाला इसको ऐसे, यानी यहाँ पे देखेंगे कि फोर्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, है ना। ये होगा जो होगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू द वन। अब देखिए दोनों का जो मॉड होगा, दोनों का क्या होगा, मॉड क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन देखिए दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। देखिए ये वाला तो इधर लगा रहा लेकिन ये वाला इधर लगा रहा, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग है। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू द टू विच इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ फोर्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। ये क्या करता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग है। तो यहां से हमको ये चीज दिखता है। अच्छा, चाहे वो माइनस रहेगा तब भी वही होगा। सपोज मान लेते हैं कि एक को माइनस ले लेते हैं, एक को प्लस ले लेते। मान ली ये क्या है, प्लस का है और ये हमारे पास क्या है, माइनस का है। तो ये वाले जो चीज है प्लस वाला इसको क्या करेगा, अपने के तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड भी दोनों का क्या होगा, यानी फोर्स ऑन वन विथ रिस्पेक्ट टू टू विच इज इक्वल टू फोर्स ऑन टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, दोनों क्या है आपस में बराबर। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हमारे लिए क्या है, तो चौथा पॉइंट ये बोलता है कि जो कूलम्ब्स फोर्स होता है वो एक प्रकार का कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या है उस चीज को देखिए। कूलम्ब्स लॉ इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि जब भी उस फोर्स के लिए, उस फोर्स का जो वर्क होगा हम निकालेंगे तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करता है कि इनिशियल कितना है और फाइनल कितना है। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ पार्ट हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे। लेकिन हमें ये चीज याद रखना है कि जो कूलम्ब्स लॉ एक प्रकार का कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है कि अगर हम उस फोर्स का वर्क डन निकालें तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। तो इसी चीज को हम लोग आगे लिख लेते हैं चौथे पार्ट में कि कूलम्ब्स फोर्स, सॉरी, कूलम्ब का फोर्स ओनली, नहीं, कूलम्ब फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स।
कूलम का फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। जो चौथा हो पांचवा होगा हमारे पास, देखिए पांचवा का मतलब क्या होता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। क्या होता है कि सपोज मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारा चार्ज है। अब बहुत सारा चार्ज है, हम ये चीज बोलते हैं हमारे पास 3-4 चार्ज है, वो किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगता है उस चीज को हमको निकालना पड़ेगा। तो सपोज मान लिए होता क्या है कि किसी एक के ऊपर चार्ज किसी दूसरे के वजह से जो चार्जेस होता है वो फिक्स होता है, चाहे उसके पास दूसरा चार्ज रहे या ना रहे उस पर डिपेंड नहीं करता। उसको एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहली बात है इसमें क्या होगा कि मैं लिख लेता हूं फिर उसको समझा लेता हूं कि सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज applicable सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज अप्लीकेबल होता है। वो क्या होता है, देखिए अगर मैं ये चीज बोलूं कि सपोज मान लीजिए हमारे पास क्या है, चार्ज Q है ना, इसको बोलते हैं चार्ज Q। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं यहाँ पे कोई चार्ज है, मान लेते हैं ये कितना चार्ज Q1 और यहाँ पे मान लेते हैं वो कितना होगा चार्ज Q2 और यहाँ पे मान लेते हैं माइनस में चार्ज Q3 और यहाँ पे मान लेते हैं कि चार्ज Q4 है 1 2 3 4 और यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि माइनस में Q5 है। अब हमें नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब हमें क्या करना पड़े, ये वाली जो फोर्स है वो क्या करेगा, हमेशा फोर्स क्या होता है दो चार्जेस के बीच में हमेशा फोर्स क्या लगता है अलोंग द लाइन, जो और ये प्लस है ये प्लस है, तो ये इसको क्या करेगा इधर लगाएगा। तो मैं लिखूंगा मान लेते हैं इसका फोर्स कितना F1। अब ये वाली जो चीज है अब ये भी इसको क्या करेगा इधर लगाएगा, तो हमेशा जो फोर्स लगता है क्या होता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है, तो ये इसको उधर लगाएगा, तो वो कितना हो गया F2। अब हमको ये चीज पता है कि ये माइनस है, तो माइनस जो होता है वो क्या अट्रैक्ट करेगा, तो ये इधर फोर्स लगाएगा यानी इधर लगाएगा, वो कितना हो गया F3। उसी तरह ये देखेंगे ये माइनस है तो ये इधर फोर्स लगाएगा, वो कितना होगा F5। तो यहां से एक चीज देखते हैं कि किसी एक चार्ज पे यानी इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना F1 F2 F3 F4, यानी हर एक चार्ज जो होता है वो इंडिविजुअली क्या लगता है इंडिविजुअली लगता है किस पे Q1 पे। अब मैं क्या सोच रहा हूं उसको देखिए कि किसी एक का चार्ज किसी दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो कभी नहीं बदलता, यानी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो कभी नहीं बदलता है। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो कभी नहीं बदलता है, वो हमेशा चाहे उसके चार्ज पास में चार्ज रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या उस चार्ज को किसी मीडियम में रखे या ना रखे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आगे पढ़ेंगे मीडियम में, है ना, कि मीडियम का इफेक्ट क्या होता है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसको समझिए कि किसी एक के ऊपर चार्ज किसी एक के ऊपर फोर्स किसी एक चार्ज के ऊपर का फोर्स किसी दूसरे की वजह से वो कभी नहीं बदलता है, किसी दूसरे चार्ज से या किसी दूसरे मीडियम से। तो ये चीज होगा, तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि एफ नेट है ना ऑन Q, एफ नेट ऑन Q जो होगा वो क्या होगा F1 वेक्टर प्लस में क्या होगा F2 वेक्टर प्लस में कितना होगा F3 वेक्टर और प्लस में कितना होगा F4 वेक्टर और प्लस में कितना होगा F5 वेक्टर। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होगा वेक्टरली ऐड होगा, जो प्लस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो माइनस होगा। तो यहां से ये क्या था हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था। अब हम लोग ने क्या किया पूरा प्रिंसिपल को इसको हम लोग पढ़ लिए। अब इसमें एक चीज पता हुआ कि इफेक्ट ऑफ ए मीडियम है ना, मीडियम का क्या इफेक्ट है, जब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा कि मीडियम का इफेक्ट क्या है। अभी फिलहाल हम लोग हर चीज जो मान के कर रहे हैं कि हम लोग एयर में मान के चल रहे हैं, हम ऐसा नहीं मान रहे कि कोई मीडियम है ना। फिर मीडियम के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अब कुछ क्वेश्चन करते देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कूलम्ब लॉ पर, ये क्या बोलता है उस चीज को देखिए। फाइंड द फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू द Q2 चार्ज इन ईच केसेस। यानी कहने का मतलब ये है कि Q1 चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा Q2 चार्ज की वजह से, है ना। और दो केस है, एक ये केस है एक ये केस है। फर्स्ट केस में उन्होंने क्या बोला है कि Q2 जो है उसका वैल्यू कितना है 2 कूलम और Q1 जो है उसका वैल्यू है कितना है 4 कूलम, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है R है। और यहाँ पे ये देखते हैं जो Q2 है उसका कितना है 2 कूलम और Q1 जो है वो कितना है माइनस में 4 कूलम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इनको अलग अलग सेपरेट करके हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है कि फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं यानी इसका सॉल्यूशन लेते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा,
तो सबसे पहली बात है कि हमें क्या निकालना है, Q1 पे फोर्स निकालना है Q2 के कारण। अब हमें यह चीज पता है कि सबसे पहले ड्रॉ करते हैं इसको, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं उस चीज को देखिए, हम सबसे पहली बात है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स जो लगता है वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग में लगता है, पहला बात। दूसरा बात यह है कि अगर सेम नेचर होगा तो क्या होगा, रिपल होगा। अगर अपोजिट नेचर होगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। सेम नेचर होगा तो अपोजिट होगा, यहां का रिपल होगा, लेकिन अपोजिट होगा तो क्या होगा, इंटरेक्ट होगा, ये अंदर की तरफ होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं उस चीज को देखिए कि ये वाली जो फोर्स है, अगर ये और ये दोनों सेम नेचर है, इसका मतलब ये है कि Q1 पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन Q1, वो क्या लगेगा, अच्छा सॉरी ये Q2 है और ये हमारे पास कितना है Q1, तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा। क्यों फोर्स लगेगा, वो इसलिए फोर्स लगेगा क्योंकि ये क्या है प्लस, ये भी प्लस, ये इसको रिपल करेगा, रिपल माने उधर की तरफ। तो यहां पे अगर हम ये चीज बोले कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू द 2, वो हमको निकालना है। अच्छा ये तो हमें डायरेक्शन पता चल गया। अच्छा हमें क्या निकालना है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को निकालने के लिए हमें ये चीज पता है कि जो भी फोर्स होगा वेक्टर फॉर्म में निकालना है, तो वो हमेशा क्या होगा 1 ड्यू टू द 2। इसमें क्या होगा कि पहली बात है कि मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा क्या होगा इसका डायरेक्शन। तो हमें पता है कि मैग्नीट्यूड के लिए तो हम कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट यूज करेंगे और डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर को यूज कर लेंगे। यूनिट वेक्टर हमारा क्या होगा 1 ड्यू टू द 2। अब सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो हमें पता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स निकलता है वो क्या हो, K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो पहले वो चीज को लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड को K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय जो होता है वो कितना होता है R हमारा कितना है, ये R का स्क्वायर इंटू क्या होगा यूनिट वेक्टर, है ना। इस चीज को देखिए, अब सबसे पहली बात है कि K तो एक प्रकार का कांस्टेंट है, Q1 का वैल्यू कितना है, Q1 का वैल्यू हमारे पास 4 कूलम और Q2 का वैल्यू हमारे पास कितना है 2 कूलम और R क्या है हमारे पास पोजीशन वेक्टर, जो कि ये ऐसे ही है। तो वो हमारे पास कितना है 1 ड्यू टू द 2 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर है। अब यहां से करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे लिए कट जाएगा, क्योंकि 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहां पे ये चीज देखेंगे 2K इंटू R हमारे पास क्या हो गया यूनिट वेक्टर। अब हम क्या बोले उस चीज को देखिए, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर हो गया। अगर सपोज मान लेते हम ये मान लें कि लेट कि इस डायरेक्शन को हम लोग ने ये माना ये एक्स एक्सिस है और ऊपर के डायरेक्शन में हमने क्या माना वाई एक्सिस, यानी ये है एक्स एक्सिस। इसको मतलब ये है कि इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये वाली जो डायरेक्शन है वो हमें लग रहा है कि यहाँ एक्स का डायरेक्शन है, तो इसका मतलब है इसके डायरेक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो आई से रिप्लेस कर देंगे, यानी R1 क्या है पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे आई से। तो यहां से अगर हम लोग ये चीज देखें तो यहां से हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 2K इंटू आई मैंने क्या हो गया एक्स एक्सिस में, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट आ गया। अच्छा अब हमें क्या लिखना है सेकेंड केस में। अब जो हमारा सेकेंड केस है उसको देखिए केस 2 में उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो केस 2 में भी वही बात है, केस 2 में देखेंगे क्या है कि केस 2, अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो केस 2 में अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या है Q2 और ये कितना होगा Q1 और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है R, ठीक। R विच इज इक्वल टू कितना हो गया 2 मीटर। अब देखिए अब ये जो है हमारा वो कितना है 2 कूलम, तो प्लस का है, लेकिन ये हमारे पास क्या है माइनस में 4 कूलम माइनस का। अब हमें क्या निकालना है कि 1 पे फोर्स निकालना है 2 के कारण। अब हमें ये चीज पता है कि दोनों का चार्ज क्या है अपोजिट। अगर दोनों का चार्ज है अपोजिट इसका मतलब वो क्या करेंगे क्या ले अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि ये जो है वो इसको ऐसे खींचेगा, यानी ये वाली जो चार्जेस है वो इसको क्या करेगा ऐसे खींचेगा, तो ये इसको ऐसे खींचेगा। अब ये इसको ऐसे खींचेगा, लेकिन हमें ये चीज पता है कि जो फोर्स लगता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग में लगता है। इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू द 2 और उसका डायरेक्शन क्या है इस डायरेक्शन में। अच्छा हमें लिखना है फोर्स,
तो फोर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू द टू विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होगा, ये अब ये हमारे पास क्या है, यहां से देखिए अब यूनिट वेक्टर। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम एक पे बैठ के दो को देख रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर तो हमारा ये हो गया, यानी ये हमारे पास क्या है, इसको हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि पोजीशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, है ना। तो हम एक के रिस्पेक्ट में बैठ के दूसरे को देख रहे हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे है, लेकिन 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 जो फोर्स लग रहा है इस पोजीशन वेक्टर के अपोजिट लग रहा है। यानी अब मैं यहां से यहां पे खड़ा हूं, यहां पे खड़ा होकर उस पॉइंट को देख रहा हूं, तो यहां से क्या पोजीशन वेक्टर ऐसे जा रहा है, लेकिन उसका जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, हमारे तरफ आ रहा है। यानी पोजीशन वेक्टर ऐसे है, ऐसे रहा, तो पोजीशन वेक्टर और उसके बीच में कुछ ऐसे है, पोजीशन वेक्टर उसके बीच में ऐसे है, तो वो कहां आ रहा है, आपके तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यूनिट वेक्टर माइनस करके लगा देंगे, क्योंकि पोजीशन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, फोर्स है। तो यहां से इसको ऐसे लिखेंगे। तो पहला हमारे पास क्या है उस चीज को देखिए। तो पहले मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हम किससे लिखते हैं, कूलम्ब्स लॉ से लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो कूलम्ब्स लॉ से होता है। तो कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बोलता है कि K जो होगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और Q1 जो होगा वो क्या होगा 2 कूलम्ब, और Q2 जो होगा वो कितना होगा 4 कूलम्ब। किसी माइनस को नहीं लिखना है, मैग्नीट्यूड को अलग लिखना है, डायरेक्शन को अलग लिखना है, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर, है ना, इनटू 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 इनटू, ये हमारे पास हो गया। इनटू में क्या होगा पोजीशन वेक्टर, माइनस में R1 डिवाइडेड बाय R2। तो यहां से हम लोग लिखेंगे 1 2। अब ये क्या हो गया, यहां से देखेंगे तो ये वाला चीज खत्म, तो 2 के अब ये पोजीशन वेक्टर है तो माइनस तो यही रख लेंगे। पोजीशन वेक्टर ये हमारा किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में है, तो यूनिट वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में, सॉरी इसका क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर। तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या माने हैं, आई कैप, और उसके अपोजिट डायरेक्शन को माइनस आई कैप। तो ये हमारे पास क्या है, आई कैप। तो यहां से लिखेंगे आई कैप। तो ये हमारे पास देखिए आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया 2K। तो यहां पे भी आंसर है, यहां पे भी आंसर है, लेकिन दोनों में क्या है, डायरेक्शन का अपोजिट है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो अगर प्लस वाला ऐसे है तो माइनस वाला उसके अपोजिट होगा। तो ये क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है उस चीज को देखिए। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन को क्या बोलता है। क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, द सम ऑफ टू चार्जेस the sum of two charges is Q. The sum of two charges is Q, and distance between two charges is and distance between two charges is r, then find the maximum possible value of force, maximum possible value of force between two
चार्जेस, है ना। द सम ऑफ टू चार्जेस इज q एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज r, देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। यानी कि हमारे पास दो चार्ज है, दोनों चार्जेस का जो सम होता है वो कितना है q, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना है r है। तो ये चीज बताइए कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना हो सकता है। क्या बोला, फोर्स नहीं बोला, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना हो सकता है वो हमको बताना है। तो अब हम उसको निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात है कि दोनों का चार्ज हमें का सम दे रखा है, ये नहीं बता रखा कि एक चार्ज कितना है और दूसरा चार्ज कितना है, दोनों चार्ज का सम दे रखा है। तो मैं ये चीज बोलूंगा, किसी एक को अगर हम लोग क्यू मान लेते हैं, जैसे किसी एक को मान लेते हैं एक्स, यानी किसी एक चार्ज का मान लेते हैं कि वो कितना वैल्यू एक्स, तो दूसरा कितना होगा एक्स माइनस, नहीं क्यू माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल में से उसको घटा देंगे। तो मैं क्या बोलता हूं, देखो कि लेट Q1 इज इक्वल टू एक्स, देन Q2 इज इक्वल टू कितना होगा Q माइनस में एक्स। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि मान लेते हैं इसको हमने Q1 माना और इसको Q2 माना, तो Q1 का वैल्यू मैंने क्या मान रखा है x, तो इसको हमने क्या मानना है Q माइनस एक्स, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है r। तो हमारे पास जो फोर्स होगा, तो फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स हमारे पास क्या होगा, हमें ये चीज पता है कि दोनों का जो फोर्स है वो कितना होगा, के तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है Q1, और या फिर सपोज मान लेते हैं F इज इक्वल टू कितना होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो K तो हमारा K होगा, Q1 जो होगा हमारा कितना है x, और Q2 जो हमारा कितना होगा Q माइनस एक्स, डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है r का होल स्क्वायर। तो r हमारा कितना है r का होल स्क्वायर। तो अब मैं ये चीज बोलूंगा कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, तो k डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, k डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कांस्टेंट है, क्योंकि k कांस्टेंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r कांस्टेंट है। अब x जो है हम लोग ये चीज मान रखा है, तो x क्या होता है वेरी कर सकता है। तो देखिए कैसे, अब मैं बोलूंगा x और q, इसको इससे करेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। तो f का जो वैल्यू है वो ये है k डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर। लेकिन ये हमारे पास क्या है, एक सिर्फ फोर्स का वैल्यू है। अब चूंकि x जो है वो वेरिएबल है, हमने मार रखा है, अब कितना उसका वैल्यू हमको नहीं पता है। लेकिन इन क्वेश्चन में एक चीज उन्होंने बोल रखा है कि द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फोर्स। अब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। इसका मतलब है कि यहां पे हम लोग यूज करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा का कांसेप्ट। क्या यूज करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा का कांसेप्ट यूज करें, तो वही हम लोग यहां लिखेंगे। तो अगर मैक्सिमम फोर्स चाहिए, इसका मतलब क्या है कि d डिवाइडेड बाई, यानी क्या हो करते हैं कि जिसका मैक्सिमा चाहिए उसको हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में वो बदल रहा है। तो फोर्स किसके रिस्पेक्ट में बदल रहा है, सिर्फ q यानी x के रिस्पेक्ट में, सिर्फ क्या कर रहा है x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, वो बदल रहा है। तो यहां से बोलेंगे df डिवाइडेड बाय dx, वो कितना होगा। तो यहां पे बोलेंगे f, फोर्स के जगह पे क्या रखेंगे, पूरे क्वांटिटी को रख लेंगे। तो यहां पे क्या होगा x क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर, है ना। यहां से ये चीज देख लेंगे। अब इन दोनों को यूज कर लेंगे, डिवाइडेड बाई d। तो अब जैसे हम इसको करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, तो बाहर निकल जाएगा, k डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बाहर निकल गया। अब इसको क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई क्या होगा, k x और क्यूब डिवाइडेड बाई डी एक्स, है ना, dx हो जाएगा। अब हमको इसको कर लिया, फिर इसके साथ करेंगे तो ये क्या होगा माइनस, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो df होगा उस चीज को देखिए वो क्या होगा। अब k बाई आर, तो k बाई आर तो कांस्टेंट है, दोनों के लिए क्या होगा बाहर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को देखिए। अब हमें ये जो बताया कि q जो होगा इसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर आ जाएगा। तो q को हम लोग क्या देखते हैं कि q हमारे पास कितना आ गया, बाहर आ गया। अब dx डिवाइडेड बाई dx, तो dx डिवाइडेड बाई dx का वैल्यू कितना होता है 1, वो आगे हम कर देंगे। अब ये वाला चीज देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स का पावर n है, तो dy बाई जो dx होगा वो कितना होगा, पावर कहां हो जाएगा, आगे आ जाएगा,
यानी इसका जो डिफरेंशिएशन होगा पावर का आ जाता है, आगे आ जाता है और पावर में से एक घट जाता है। यानी कि अगर मैं बोलूंगी n कहां आ जाएगा ऊपर और x में से n यानी x का पावर जो होगा उसमें से एक घट जाएगा। तो अब मैं ये फॉर्मूला लगा दी, देखिए पावर कहां आ जाता है आगे और उस पावर में से एक घट जाता है। तो पावर में से अगर 2 में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 1 को हम लोग लिखते नहीं है। तो यहां से ये चीज देखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको किससे 0 से इक्वेट करना है ना, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा का क्या होता है कि पहले डिफरेंशिएट करो उसको 0 से इक्वेट कर दो, डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करना है। तो इसे करेंगे 0 से इक्वेट। अब 0 से इक्वेट करेंगे तो इसको हम लोग इधर फेंक देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा q। अब dx बाई dx का वैल्यू कितना होता है 1, और ये कितना हो गया माइनस में 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहां से मैं बोलूंगा q इज इक्वल टू कितना हो गया 2x। तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा q डिवाइडेड बाई q डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास फोर्स का वैल्यू आ गया, यानी कि ये x का वो वैल्यू है जिस पे फोर्स क्या होगा मैक्सिमम होगा। मैं क्या बोल रहा हूं x क्या है, x की ये वो वैल्यू है जिस वैल्यू पे फोर्स क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो मैं यहां से इसी चीज को लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा कि तो मैक्सिमम फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज कितना होगा, मान लेते एफ मैक्स। अरे क्या है गिर रहा रे, गिर मत, जान लगा देंगे अभी हम। तो वो कितना होगा के है ना एक्स, या फिर यहां पे देखो अब क्या होगा के, तो x का वैल्यू कितना होगा q बाई 2। अच्छा अगर मान लेते हैं q1 का वैल्यू x बाई 2 है तो q2 का वैल्यू कितना होगा, x में से x बाई 2 चला गया तो कितना बचेगा q बाई 2 ही बचेगा, डिवाइडेड बाई कितना होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r का स्क्वायर। तो यहां से होगा k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर। तो यहां से ये चीज आ गया है ना। तो ये हमारे पास क्या है मैक्सिमम वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं एक सेकेंड क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये चीज बोला कि सपोज मान लेते ये एक कैसा हमारा कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने क्या मानना 0,0, यानी 0,0 का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट को हमने क्या मानना ओरिजिन, यानी ये एक ऐसी पॉइंट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं ओरिजिन। तो ये हमारे पास ओरिजिन जिसको हम बोल रहे हैं 0,0। अब उन्होंने क्या बोला कि सपोज मान लेते हैं कि इस ओरिजिन पे 3 कूलम चार्ज रख दिया, कितना कूलम 3 कूलम चार्ज रख दिया, और फिर एक्स एक्सिस में कितना रख दिया 2 कूलम चार्ज, वो भी कितने डिस्टेंस पे 4 डिस्टेंस पे। तो एक्स एक्सिस में 4 डिस्टेंस पे 2 कूलम चार्ज रख दिया। उसके बाद से क्या है कि 1 कूलम चार्ज जो है उन्होंने क्या बोला कि 4,4 यानी एक्स में कितना चल गया 4 मीटर, वाई में कितना चल गया 4 मीटर, और वहां पे जाके उन्होंने क्या रख दिया एक चार्ज को रख दिया जो कितना है 4,4, और जो तीसरा चार्ज है यानी चौथा जो चार्ज है उसको कहां रखा है 0,4 यानी 4 कूलम पे वो चार्ज रख दिया। अब उन्होंने ये चीज बोला है कि नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा वो निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि हम इसी चीज को यहां उतार दे रहे हैं। तो देखिए हम कैसे उतार रहे हैं इसको, है ना, प्रोसेस जिस तरह हम कर रहे हैं उसी तरह आपको करना है। तो सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास कितना है 0,0, जो कि यहां पे क्या करेंगे वो कितना है 3 कूलम। तो ये कितना हो गया 3 कूलम चार्ज है, और यहां पे देखेंगे तो वो हमारे पास कितना है 2 कूलम चार्ज है, और यहां पे देखेंगे तो कितना है 1 कूलम चार्ज है, और यहां पे देखेंगे तो कितना है 4 कूलम चार्ज है। तो ये एक ऐसी पॉइंट, इसको देखिए ये कितना है 0,0, ये 3 कूलम 2 कूलम 1 कूलम और 4 कूलम। अब हमको क्या निकालना 1 पे फोर्स निकालना। तो सबसे पहली बात है कि इसके वजह से फोर्स कितना होगा। तो सबसे पहली बात है मान लेते हैं कि इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो F1 है ना, ऐसे मान लेते हैं, क्योंकि हमेशा क्या होता है
अगर सिमिलर चार्ज है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो हमेशा क्या होगा, रिपल होगा। रिपल होने का मतलब ये है कि इसको वो ऊपर की तरफ धकेलेगा, और जो फोर्स लगता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग में लगता है तो ऊपर की तरफ लगेगा। अब दूसरा क्या है, ये 4 कूलम है, ये 1 कूलम है, तो हमेशा ये चीज देखते हैं कि 1 पे चाहिए ना, तो 4 कूलम चार्ज लगाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इसको बाहर की तरफ क्या बोले उसको, मतलब कि रिपेल करेगा, तो वो कितना होगा, F2। अब मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि ये जो फोर्स होता है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा, तो ये तो हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है, ये वर्टिकल लग रहा है, लेकिन अभी तीसरा फोर्स हमारा, तीसरा चार्ज हमारे पास बाकी है, तो ये जो फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा, फोर्स जो लगता है इनको क्या लगता है, इन दोनों के बीच में लगता है, यानी इनके बीच में लगता है, यानी लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, एक ये चार्ज है एक ये चार्ज है, तो जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। मान लेते हैं ये जो फोर्स है वो कितना लगा, F3। अब हमें ये चीज पता है कि ये हमारे पास कितना है, ये वाला अगर डिस्टेंस देखें तो ये हमारे पास कितना है, 4 है, ये भी हमारे पास कितना है, 4 है। तो यहां से अगर हम ये चीज बोले कि टेन थीटा, अगर टेन थीटा इसको मान लेते हैं थीटा, तो अगर टेन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, अब परपेंडिकुलर हमारा कितना होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 4 विच इज इक्वल टू 1, और तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 45। इसका मतलब ये हमारे पास कितना होगा, 45, तो ये भी हमारे पास कितना होगा, 45। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि F1 को बना ले रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, F1, यानी इस पे जो फोर्स काम कर रहा है वो F1 है, नहीं F1 ऊपर की तरफ है, सॉरी, तो ये हमारे पास क्या है, 1 कूलम चार्ज है, तो इधर हमारा फोर्स लग रहा है F2 और ऊपर की तरफ लग रहा है हमारा F1, और एक फोर्स इधर लग रहा था जो कि 45 पे था, है ना, जो कितना था, F3 था। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग ब्रेक कर देते हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहें तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ये होगा F3 cos 45, और इधर अगर ब्रेक करेंगे तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो होगा F3 sin 45 हो जाएगा, तो ये होगा cos 45, ऊपर होगा sin 45। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इनका फोर्स। तो हमें ये चीज पता है कि सब फोर्स को हम लोग क्या करें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या कर रहे हैं, तोड़ दिए हैं, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में अगर हम तोड़ दिए हैं तो नेट निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को अलग निकाल रहे हैं, वाई एक्सिस को अलग निकाल रहे हैं। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि एफ नेट जो होगा, यानी एफ नेट जो होगा वो चार्ज 1 पे 1 कूलम पे वो कितना होगा, तो वो होगा इस डायरेक्शन में, तो वो कितना होगा, सबसे पहली बात है कि F2 प्लस में F3 है ना, cos 45 आई कैप। अब दूसरा क्या होगा कि F1 प्लस में F3 45 इन जे डायरेक्शन में, है ना, F नेट ऑन 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें F1 F2 F3 को निकाल के डाल देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि F1 को निकालते हैं। F1 कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, F1 कौन सा फोर्स है, तो F1 ये फोर्स है कि दो चार्ज, अब हम सबको भूल जाएंगे, अब हम किसको याद रखेंगे, 1 कूलम चार्ज को और 2 कूलम चार्ज को, दूसरा किसी चीज को हम याद नहीं रखेंगे, क्योंकि F1 फोर्स कौन है, F1 वो फोर्स है जो 1 कूलम पे चार्ज लग रहा है, 2 कूलम चार्ज लगा रहा। तो ये वाले को देखेंगे, तो F1 जो होगा वो का K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो अब यहां से देखिए, तो K हमारे पास क्या है, K तो हमारे पास पर्सनालिटी कांस्टेंट है। Q1 कितना है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो कितना है 1 कूलम, और Q2 क्या है हमारे पास जो फोर्स लगा रहा है वो कितना है 2 कूलम डिवाइडेड बाय R। अब R हमारा क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है 4 का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि यहां से करेंगे तो कितना होगा K, और ये कितना 2, और ये कितना होगा 16, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा कट के 8 कूलम, है ना। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, अब F2 निकाल रहे हैं, F2 हम कैसे निकालेंगे, तो F2 हमारा ये है, तो हमारे पास क्या है F2 में K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। हमारे पास क्या है K इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब Q1 हम K तो हमारे पास क्या है कांस्टेंट, Q1 हमारे क्या है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, कितना पे लग रहा 1 कूलम पे लग रहा, कौन लगा रहा, तो लगा रहा 4 कूलम, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R, वो कितना है 4 का स्क्वायर, तो एक इससे कट जाएगा तो K बाई 4 आ गया। अब हम निकालेंगे F3। अब F3 हमारे पास क्या होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या है K तो हमारे पास पर्सनालिटी कांस्टेंट है। अब Q1 हमारे पास क्या है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, किसके ऊपर फोर्स लग रहा है 1 कूलम के ऊपर फोर्स लग रहा है। अच्छा कौन लगा रहा
तो 3 कूलम लगा रहा, तो ये हो गया 3 कूलम। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये 4 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस के हिसाब से हमारे पास क्या होगा कि 4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर का क्या होगा, एक तो बाहर आ जाएगा, अंदर 2 रह जाएगा, तो यहां से हम लोग लिखेंगे 4√2 का होल स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3k डिवाइडेड बाई कितना हो गया 16 32, ये कितना हो गया 32। तो यहां से सब फोर्स आ गया। अब सारे फोर्स का वैल्यू यहां रख देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा एफ नेट। तो एफ नेट अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, अब F2 सबसे पहली बात F2 हमारे पास कितना ये है, तो k/4 प्लस में कितना हो गया F3 हमारे पास कितना होगा 3 2, और साइन का वैल्यू कितना होगा cos 45 का मतलब क्या 1/√2, वो आई क्या प्लस में। अब हमारे पास क्या हो गया F1 हमारे पास कितना है, F1 हमारे पास हो गया k/8, उसके साथ क्या है प्लस में F3 हमारे पास कितना है 3k/32, और वो कितना होगा sin 45 1/√2 इन जे डायरेक्शन। तो ये हमारे पास क्या है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो जितना करना है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो आज हम लोग क्या करें, कूलम्स लॉ देखे हैं, कल हम लोग इसी कूलम्स के ऊपर देखेंगे कि अगर सपोज मान लेते हैं कि दो चार्जेस को अगर किसी मीडियम में रख देते हैं तो उनके ऊपर फोर्स कितना लगता है, यानी एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है, वो मीडियम उसके ऊपर कितना लगाता है, यानी नेट फोर्स कितना लगता है, यानी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कल बताने वाला हूं। तो इसलिए लेक्चर नंबर 3 आपको देखना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यूअस मेरा वीडियो देखिए, जरूरी है इसलिए कि मैं आपको 100% बता रहा हूं, 95% हमारे जो लेक्चर है उससे आएगा, कंफर्म है आएगा, इसलिए आपको इसको जरूर देखना है और अपने नोट्स में इसको मेंशन करना है और साथ साथ प्रिपरेशन करते रहना है। जय हिंद, जय भारत।